हेलो। आज हमारी इकोनॉमिक्स की 6th क्लास है और आज की क्लास में हम देखेंगे मनी, मुद्रा। ठीक है, तो मनी पहली बात देखो होती क्या है। मनी एक विनियमन का साधन होता है कि मतलब कोई अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो या आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो वो चीज़ क्या कहलाती है, विनियमन कहलाती है। यानी कॉमन एक्सचेंज थिंग्स। कोई भी अगर आपको चीज़ खरीदनी है या बेचनी है तो उसके आदान प्रदान के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो जो चीज़ यूज़ करते हैं ना उसको बोलते हैं मुद्रा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। कॉमन ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो प्राचीन काल में एक वस्तु के विनिमय किया जाता था, तो वह प्रक्रिया बार्टर सिस्टम कहलाती थी। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। पुराने प्राचीन काल के अंदर सपोज करो कि मुझे चावल चाहिए और आपके पास गेहूँ है, तो चावल आपने मेरे को गेहूँ आपने मेरे को दे दिया, चावल मैंने आपको दे दिया। तो ये सिस्टम क्या था, ये बार्टर सिस्टम था उस टाइम। ठीक है, उस टाइम को बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन वैदिक काल में क्या है, वैदिक काल में कोई भी वस्तु खरीदनी हो या बेचनी हो ना, उसमें मुद्रा के नाम पे, मुद्रा के रूप में गायों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, कि गायों को किसी को दे दिया और उसके बदले में चावल ले लिए, और गाय को दे दिया उसके बदले में कुछ ले लिया, या चावल दे के आपने गायें ले ली। इस टाइप से कुछ था, तो वैदिक काल में गायों का ही उपयोग करते थे मुद्रा के रूप में। ठीक है, समय के साथ साथ लोगों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होने लगी। तब बार्टर सिस्टम, उस टाइम बार्टर सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया था। ठीक है, प्रमुख कारण क्या है, दोहरे सेवों की आवश्यकता होती थी। ठीक है, डबल कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए ना तो भी कंपलसरी थी कि आपको वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, विनियमन के लिए कई अलग अलग प्रकार के सामान को रखना पड़ता था, वो तथा रख रखाव में परेशानी भी होती थी। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट इशू ये तो था ही। अब देखो, भारत में साम्राज्य विस्तार प्रारंभ, एक्सपेंशन ऑफ किंगडम्स। जब साम्राज्य का विस्तार हुआ, राजा बने, शासक बने, तो भारत में सिक्कों की प्रणाली से शुरुआत हुई थी मुद्रा के रूप में। तो भारत में सर्वप्रथम अगर सोने के सिक्के की बात करें तो हिंदू यूनानियों ने ये करे थे, यानी इंडो ग्रीक थे ना, वो सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन लेके आए थे। ठीक है, अगर लीड के सिक्कों की बात करें तो वो सातवाहन शासकों द्वारा किया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था सीईटी प्री के अंदर कि सातवाहन शासकों के मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, उसके जनक कौन थे, तो ये थे सिमुक। सिमुक थे जिसने सातवाहन शासकों का वो पर स्टार्ट किया था, सातवाहन शासकों के। ठीक है, और सर्वाधिक सोने के सिक्के अगर पूछे किस किस समय में चले थे, तो वो गुप्त साम्राज्य के रूप में चले थे। ठीक है, और इनके कौन थे फाउंडर गुप्त के, तो ये थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, मुगल काल में सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के, सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो वो औरंगजेब ने चलाए थे सर्वाधिक। एक सेकेंड, औरंगजेब ने चलाए थे वो। ठीक है, अच्छा, सल्तनत काल में टोकन करेंसी चली थी, और वो कौन चलाया, वो किसने चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। ठीक है, चमड़े के सिक्के किसने चलवाए थे, हुमायूं ने चलवाए थे। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध यानी सबसे शुद्ध स्वर्ण के सिक्के किसने चलाए थे, कनिष्क कनिष्क ने चलाए थे। भारत में सिक्कों के पश्चात टोकन और रुपया प्रणाली शुरू हुई थी, और ये प्रणाली किसने शुरू करी थी, ये शेर शाह सूरी ने करी थी, शेर शाह सूरी द्वारा। और जीटी रोड का भी इसी ने किया था, जीटी रोड की शुरुआत। ठीक है, तो दो क्वेश्चन याद रखना कि टोकन और रुपया प्रणाली किसने स्टार्ट करी थी, शेरशाह सूरी ने करी थी, और जीटी रोड का भी शेरशाह सूरी ने ही किया था। अब देखो, भारत में है ना वर्तमान में कौन कौन सी प्रणाली यहाँ चली हुई है। अब एक तो रुपया, ठीक है, और दूसरा या बोल सकते हैं इसको दशमलव प्रणाली। ठीक है, ये थी। यहाँ कॉइन्स चले हुए, कॉइन्स के कौन कौन से, 50 पैसे के चले हैं, 1 रुपया का चला है, 2 रुपये, 5 रुपये, और 10 का सिक्का भी आता है, और 20 का सिक्का भी आता है। ठीक है, तो ये अब जो चल रहे हैं। और अगर नोट की बात करें तो 10 रुपये का नोट भी आता है, 20 का आता है, 50 का आता है, 100 का और 500 का, ये नोट की प्रणाली है। ठीक है, 1956 से दशमलव प्रणाली ये स्टार्ट हुई थी। यह रुपया, 1 रुपया कितने पैसे के बराबर है, 100 पैसों के बराबर होते हैं। भारत में आना प्रणाली समाप्त कब हुई थी, ये 1957 के अंदर आना प्रणाली समाप्त हो गई थी। ठीक है, और 1957 में KVIC की स्थापना होती है, यानी केंद्रीय विलेज इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। इसके 1956 में LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन की स्थापना होती है। ठीक है, वर्तमान में मुद्रा, कोई भी व्यक्ति विनिमय
की क्षमता रखती है उसे मुद्रा कहलाती है। ठीक है, ये तो बता ही दिया कि कुछ चीज़ों का अगर आपको एक्सचेंज मेथड अपनाना है तो वो उस चीज़ में जो मीडिएटर का काम करता है ना वो मुद्रा होती है। भारत रुपये, अमेरिका, भारत में रुपये का प्रचलन है, अमेरिका में डॉलर है, ठीक है, सऊदी अरब में दिरहम है और ब्रिटेन में यूरो है। तो ये याद करने वाली करेंसीज हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ मनी, मनी कितने टाइप की होती है? एक तो होती है मेटेलिक यानी जिसके सिक्के आते हैं, और दूसरे होते हैं पेपर यानी नोट्स हो गए, यूपीआई होगी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, चेक के द्वारा भी मनी होती है और डेबिट कार्ड द्वारा भी ये भी मनी होती है। वास्तविक मुद्रा की बात करें, रियल मनी, वह मुद्रा जो प्रचलन में हो तथा सभी के द्वारा वस्तु विनिमय के लिए प्रयोग की जाती है। तो वो कौन सी होती है? वास्तविक मुद्रा यानी रियल, यानी अगर आप फिजिकली किसी को कैश दे रहे हो तो वो क्या है? आपकी रियल मनी है। इसके अंदर कौन कौन से आ गए? कॉइन्स आ गए, नोट्स आ गए, यूपीआई आ गई, चेक आ गई, डेबिट कार्ड आ गई। ये क्वेश्चन आता है कि यूपीआई क्या है, किस टाइप की मुद्रा है, वास्तविक है, स्वीकार्य है, कौन सी है? तो ये आपकी फिजिकल करेंसी है यानी रियल मनी है। ठीक है, स्वीकार्य मुद्रा कौन सी होती है? वह मुद्रा जो सभी जन साधारण द्वारा स्वीकार्य की जाती है। अब अगर भारत में बात करें ना कि सबसे मिनिमम करेंसी, मिनिमम एक्सेप्टेबल मनी कितनी है, कि आप अगर किसी दुकानदार के पास जाओगे तो वो मना नहीं कर सकता उस चीज़ को लेने के लिए, तो वो 50 पैसे की करेंसी है। यानी 50 पैसे सबसे मिनिमम अमाउंट है जो आप, जिसके थ्रू आप आदान प्रदान कर सकते हो कोई चीज़ का। और मैक्सिमम कितने का प्रचलन है अभी? 500 का। देखो 1000 का नोट बंद हो गया, ठीक है, 2000 का जो 2016 में मोदी जी लेके आए थे ये भी बंद हो गया। तो मैक्सिमम कितना है? 500 रुपये का, और मिनिमम 50 पैसे का है अभी पर्सनल। अब देखो इंपॉर्टेंट अदर क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, एक टाइप होगी मेटेलिक मनी होगी और दूसरा आ गई आपकी पेपर मनी। दो टाइप की मनी होती है। ठीक है, एक तो मेटेलिक यानी जिसके सिक्के बनते हैं, प्रचलन में सिक्के हैं ये, और सिक्के कहाँ बनते हैं? टकसालों में बनते हैं। और ये भारत के अंदर है ना 4 ऐसी वो है आपकी टकसालें जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया और नोएडा हो गया। ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि मेटल का कोई है आइडिया भाई? अच्छा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई है, वो अभी आप जाके देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। है से बन जाएगा हैदराबाद, कोई से बन जाएगा कोलकाता, आइडिया से बन जाएगा नोएडा, बाई से बन जाएगा मुंबई। ठीक है, पेपर करेंसी की बात करें यानी पेपर मनी की, प्रचलन में नोट कौन से? प्रिंटिंग प्रेस कितनी है भारत में? 4 ही तो मेटेलिक की और 4 ही प्रेस पेपर करेंसी की है। अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो नाम सनी देओल, इससे याद कर सकते हो आप, नाम सनी देओल। ना से बन जाएगा नासिक यानी जो महाराष्ट्र में है, मैं से मैसूर बन जाएगा जो कर्नाटक के अंदर है, सनी से सालबोनी बन जाएगा जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, देवल से बन जाएगा देवास जो मध्य प्रदेश के अंदर है। यानी 4 प्रेस है प्रिंटिंग प्रेस, मैसूर कर्नाटक में, सालबोनी वेस्ट बंगाल में, नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में। स्टम्प ड्यूटी, पोस्टल कार्ड, ये भी कौन सी है? आल्सो पेपर मनी होगी। अगर पूछे ना स्टम्प मनी और पोस्टल कार्ड ये किस टाइप की मनी है, पेपर करेंसी है या मेटल करेंसी है, तो ये आपकी पेपर करेंसी है, पोस्टल और स्टैम्प। नेक्स्ट देखो लीगल टेंडर मनी कौन सी होती है? विधि गृह मुद्रा, देश के द्वारा ऑफिशियली जारी की जाने वाली मुद्रा होती है, जैसे इंडिया में रुपया हो गया और अमेरिका के अंदर डॉलर हो गया। इनको एक्सेप्टेबल मनी में रखते हैं, यानी एक्सेप्ट करने वाली। अच्छा अब देखो सस्ती मुद्रा कौन सी होती है? चीप मनी, इंटरनेशनल स्तर पर जिसकी क्रय शक्ति कम हो, यानी उसकी वैल्यू कम हो, परचेजिंग पावर उसकी कम हो, जैसे श्रीलंका की होगी, ठीक है, इंडिया की हल्की फुल्की कम है, ठीक है। और अगर मतलब कि कोई भी देश में उसकी वैल्यू कम हो, वो कौन सी होती है? सस्ती मुद्रा जो इजीली अवेलेबल हो जाती है। महंगी मुद्रा इंटरनेशनल स्तर पर कार्य शक्ति ज़्यादा हो, जैसे यूएसए का हो गया, यूरोप का हो गया, ठीक है, दिरहम हो गया, ये सारी क्या है कि आपकी महंगी मुद्रा होगी, ईजिली अवेलेबल नहीं होती। अगर डॉलर का देखें ना तो $1 बराबर होता है आपका लगभग 92 रुपये। तो डॉलर ईजिली अवेलेबल नहीं होता लेकिन रुपये ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। सुलभ मुद्रा, सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो, जैसे इंडिया करेंसी है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है। डिमांड किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और वैल्यू डॉलर की ज़्यादा है, रुपये की कम है। पाकिस्तान का हो गया, इंडिया का हो गया। दुर्लभ मनी यानी जो रेयर मनी होती है, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, जैसे डॉलर हो गया और कतर की मुद्रा होगी। हॉट करेंसी, वह मुद्रा जिसमें पलायन शक्ति कम हो, यानी जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, दुर्लभ मुद्रा होगी, महंगी मुद्रा होगी, डॉलर होगी, दिनार होगी, ये सारी होगी। ठीक है, प्लास्टिक मनी की बात करें तो प्लास्टिक मनी में जैसे कार्ड्स के रूप में
संरक्षित करते हैं इसको। डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, मेट्रो कार्ड हो गया, या आपका कोई भी शॉपिंग कार्ड हो गया, इसके रूप में इसको यूज़ करते हैं। अगर इंटरनल मनी की बात करें, आंतरिक मुद्रा की, तो निजी संस्थाओं में प्रचलित मुद्रा का प्रकार है ये, ठीक है। देखिए टोकन हो गया, रिसिप्ट होगी, ये इंटरनल मनी होती है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, 5 रुपये दिए और आपने हॉस्पिटल से 5 रुपये की रिसिप्ट ले ली, तो वो क्या है, आपकी इंटरनल मनी होगी। अगर टोकन की बात करें, जैसे टोकन कटवाने होते हैं, कोई भी आप रेस्टोरेंट में जाओ तो वहाँ वो टोकन देते हैं पैसे के बदले, तो वो टोकन आपकी इंटरनल मनी होगी, संस्था में भुगतान होता है इनका, ठीक है। एक्सटर्नल मनी की बात करें बाह्य मुद्रा की, तो निजी संस्थानों द्वारा होती है, ऋण और उधार, ये सारी आपकी एक्सटर्नल मनी होती है, बाह्य मुद्रा। अच्छा, फ्यूडिशियरी मुद्रा क्या होती है, न्यास मुद्रा, जब जारीकर्ता व विश्वासकर्ता के आधार पर भुगतान हो, कि आपने मेरे पे ट्रस्ट किया, मैंने आपके ट्रस्ट किया, और उसके हिसाब से अगर एक दूसरे के साथ लेन देन हो रहा है ना, तो होते जो बाय चेक होता है। अगर मैंने आपको ब्लैंक चेक दिया है कि आप 6 महीने बाद जाके बैंक में लगा देना, तो वो आपकी ट्रस्ट मनी है कि आपने मेरे पे ट्रस्ट किया है, तो आप ब्लैंक चेक ले रहे हो। ब्लैंक चेक मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मैंने आपको आप पे ट्रस्ट तभी किया है। ब्लैक मनी क्या होती है, जब किसी धन का ब्यौरा सरकार के पास नहीं होता। ब्लैक मनी की धन, कोई भी धन आपने छुपा रखा है कहीं कोई गलत तरीके से, तो वो क्या आपकी ब्लैक मनी होती है। ऐसा धन जिस पर कर नहीं दिया जाता है, तो वह कौन सा श्रेणी में आता है, वो ब्लैक मनी के अंदर आता है, ब्लैक मनी के अंडर, ठीक है। केस में रखा रखा हुआ धन, स्विस बैंक में रखा हुआ धन, ये सारे क्या है, ये आपके ब्लैक मनी होगी। आगे आ गया वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल मनी क्या होती है, ये पहली बात क्रिप्टो होती है करेंसी, और डिजिटल मनी होती है, यानी ऑनलाइन होती है। ऐसी मुद्रा मुद्रा जो भौतिक रूप से न होकर, भौतिक नहीं है ये एक फिजिकली कंप्यूटर द्वारा क्रिएट की जाती है। जैसे आपका मनी हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल नहीं है वो ऑनलाइन कंप्यूटर के द्वारा ही डिकोड की जाती है। रेगुलेशन किसी भी गवर्नमेंट का नहीं होता, इस पर रेगुलेशन किसी का नहीं होता, ठीक है। कोई एक पर्सन या इसको ये क्रिएट कर सकता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो बिटकॉइन हो गया, ठीक है। बिटकॉइन 2008 के अंदर आया था, 2008 और 9 के अंदर आया था। किसमें, सातोशी नाकामोटा के द्वारा आया था, ये वर्चुअल नेम है इसका, ठीक है। और फेसबुक की करेंसी कौन सी है, लिब्रा। फेसबुक ने भी एक करेंसी जारी करी थी जो इसका नाम था लिब्रा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फेसबुक की करेंसी कौन सी है, लिब्रा होगी। और बिटकॉइन किसने बनाई थी, ये सातोशी नाकामोटा ने बनाई थी, ठीक है, 2008-9 के अंदर। ये सारी आपकी हो जाती है, आपकी वर्चुअल मनी हो जाती है। डिजिटल मनी की बात करें तो फिजिकल एग्जिस्टेंस इनका नहीं होता, कंप्यूटर का कोड या प्रोग्राम द्वारा होता है। जैसे ई रुपये हो गया, भारत के द्वारा आरबीआई की पहल है ये। यूपीआई द्वारा आप धन कर रहे हो तो वो डिजिटल मनी है, ठीक है। यहाँ एक ही चीज़ दो दो तीन तीन टाइप के में आ सकती है, तो उसके लिए आप ज़्यादा डाउट लेने की नीड नहीं है। प्रोहिबिटेड मनी कौन सी होती है, ऐसी मुद्रा जो इंटरनेशनल लेवल पर आईएमएफ की शर्तों को पूरा ना करे। अच्छा, आईएमएफ क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है आईएमएफ, ठीक है। ये एक बैंक है जिसका स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसकी मुद्रा पूछी जाती है कि इसकी मुद्रा क्या है, तो एसडीआर है, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। इसके अंदर 5 टाइप की आती है मुद्रा, ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो क्वेश्चन, किसी संस्था द्वारा लिया गया ऋण क्या कौन सा होता है। अच्छा, मैंने बताया था आपने ऋण लिया है, ठीक है, आपने किसी चीज़ का भुगतान किया है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल मनी है, ठीक है। ब्रिटेन में भारत की मुद्रा क्या है, क्या ब्रिटेन में भारत की इजीली मिल जाती है मुद्रा, हाँ मिल जाती है, तो ये सुलभ मुद्रा होगी। गूगल पे हो गया, यूपीआई द्वारा होने वाली पेमेंट क्या है, डिजिटल पेमेंट है ये। अच्छा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का धन क्या है, ये प्लास्टिक मनी होती है, ठीक है। तो ये थी आज का। अच्छा, अब देखो भारत में मुद्रा का चिन्ह अगर पूछे, जैसे ये आपने देखा होगा, ठीक है, सॉरी ऐसा था ये रुपए कॉइन्स पे वगैरह पे आते हैं, ठीक है। उदय कुमार ने इसको दिया था, 2010 में बनाया था, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे का छात्र था ये। रोमन लेटर आर और किससे मिलके बनाया, ये देवनागरी लिपि का रह से बनाया, ठीक है। 2010 में कौन सी उषा थोरदार समिति बनाई गई थी, उसके द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट देखो, मनी रिलेटेड फैक्ट्स कौन कौन से हैं। डिवैल्यूएशन क्या होती है, डिवैल्यूएशन समझो क्या होती है, अपने देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश की मुद्रा के साथ सापेक्ष सस्ता करना। कि अपने देश की जो मुद्रा है ना, उसको किसी दूसरे देश की मुद्रा के साथ सस्ता कर दिया, उसकी वैल्यू कम कर दी, तो वो क्या कहलाता है, वो डिवैल्यूएशन कहलाती है। मतलब उसकी वैल्यू कम कर दी जाती है अपने देश की, ताकि हमारे यहाँ पे भारत के अंदर लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें उसकी वजह से, ठीक है। अब किसी बंदे के पास 50,000 रुपये है,
ठीक है, तो वो यहाँ इंडिया के अंदर अगर स्टार्टअप करेगा तो बेटर रहेगा या यूएसए के अंदर जाके बेटर रहेगा? तो इंडिया के अंदर बेटर रहेगा उसको, क्योंकि यहाँ पे 50,000 की वैल्यू 50,000 है, और वहाँ पे अगर जाके देखेंगे तो लगभग उसकी वैल्यू आधी से भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब डिवेल्यूशन कब कब हुआ है भारत में? 1949 में। जो प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर षणमुख शेट्टी जी थे। ठीक है, तब उन्होंने डिवेल्यूशन किया था। 1966 के अंदर पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। और सचिन चौधरी कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री थे। तब भी हुआ था। 1991 के अंदर जब एलपीजी पॉलिसी लेके आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब भी ये थे। ठीक है, तब पीएम कौन थे? पीवी राव जी थे। ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। यहाँ से एक ट्रिक, यहाँ इस क्वेश्चन याद रखना कि मनमोहन सिंह ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने एक भी बार बजट पेश नहीं किया। वित्त मंत्री थे जो एक भी बार जिन्होंने बजट पेश नहीं किया। कारण क्या है? विदेश में निर्यात बढ़ाना, यानी बाहर जाएगी वैल्यू। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगी। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन क्या होता है? यानी विमुद्रीकरण, यानी नोटबंदी, जैसे मोदी जी ने करी थी 2016 के अंदर। ठीक है, ये भी दो प्रकार की होती है। देखो, जब पुरानी मुद्रा प्रचलन में जब पुरानी प्रचलन मुद्रा को नई मुद्रा के साथ परिवर्तित किया जाता है, जैसे पहले 1,000 रुपये का नोट चलता था, उसको हटा के उसकी जगह 500 तक कर दिया, यानी वो चीज़ ही हटा दी। अब जिसके पास 1,000 रुपये का नोट बहुत सारे रखे हैं तो उसके तो यूज़लेस हैं, तो वही है। तो इसमें अर्ध विमुद्रीकरण भी होता है। इसमें अर्ध विमुद्रीकरण का अर्थ क्या है कि पुराने हैं ना वो भी चल रहे हैं, और जो नए हैं ना वो भी चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। धीरे धीरे वो पुरानी चीज़ खत्म हो रही है, नए उसके स्थान पे आ रहे हैं। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? अर्ध विमुद्रीकरण, यानी पार्शियल डिमोनेटाइजेशन कहलाती है। जैसे नए नोट चल रहे हैं, पुराने भी चल रहे हैं, यूज़ भी हो रहा है उनका। पूर्ण मुद्रीकरण क्या होता है, यानी कंप्लीट डीमोनेटाइजेशन क्या होता है? मोनेटाइजेशन होता है कि नए नोट का सिर्फ प्रचलन होता है, पुराने है ना एकदम से बंद कर देते हैं, उसका यूज़ भी बंद कर देते हैं। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? डीमोनेटाइजेशन कहलाती है। भारत के इतिहास में अगर बात करें तो 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा स्टार्ट किया, इन्होंने डीमोनेटाइजेशन लेके आए थे। और 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी लेके आए थे, जिसमें 1,000 रुपये का और 500 रुपये का नोट का एक्सचेंज किया था। ठीक है, 500 रुपये के ये चेंज कर दिया था पूरा ही, और 1,000 रुपये की तो वैल्यू ख़त्म कर दी थी, और 2,000 रुपये लेके आया था, और 2,000 भी ज़्यादा दिन नहीं चला, ये भी बंद हो गया। ठीक है, तो दो बार हुआ, 1978 में और दूसरा 2016 के अंदर। अब देखो, मनी सप्लाई इन मार्केट, यानी बाज़ारों में मुद्रा की आपूर्ति कैसे होती है? एक तो होती है करेंसी, नोट के द्वारा होती है, और दूसरी कॉइन्स के द्वारा होती है। कॉइन्स 1 का आता है, 2 का आता है, 5 का आता है, 10 का आता है, 20 का आता है, ये सारे कॉइन्स है। ठीक है, नोट का अगर बात करें तो 1 रुपये का नोट पहले आया करता था, अब नहीं। 5 का भी पहले आया करता था, अब नहीं। तो 10 का हो गया, 20 का हो गया, 50 का हो गया, 100 का हो गया, 500 का हो गया, ये सारे नोट्स अभी इंडिया के अंदर फ़िलहाल चल रहे हैं। ठीक है, करेंसी में अगर बात करें तो कॉइन्स में 50 पैसे का भी आता है। ठीक है, अब देखो, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, इसका मतलब क्या है? बैंकों में जमा वह धन जो कभी भी आप निकाल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब कि आप बैंक को बिना सूचना किए, पहले बिना सूचना किए आप बैंक से जो धन निकाल सकते हो, जो आपने जमा किया है, वो क्या कहलाता है? डिमांड डिपॉजिट कहलाता है बैंक के अंदर। ठीक है, टाइम डिपॉजिट की बात करें कि टाइम डिपॉजिट क्या होता है, कि बैंकों में समय जमा होता है, कि आपने है ना जैसे 50,000 रुपये आपने जमा कर दिए बैंक पे। ठीक है, और कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। तो अगर आपने 2 साल से पहले अगर वो चीज़ पैसे निकलवाने की कोशिश करी ना, तो उस पर आपके पेनल्टी लग सकती है। ये होता है कि आप 2 साल से पहले नहीं निकलवा सकते उस चीज़ को। और इसके दो है, एक तो फिक्स डिपॉजिट हो जाता है, और दूसरा आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट होता है। ठीक है, इस पे है ना इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है, इंटरेस्ट आपका ज़्यादा मिलता है, प्लस प्लस मिलता है। और जो डिमांड डिपॉजिट होता है ना, इसमें आपको इंटरेस्ट कम मिलता है, यानी माइनस में कम मिलता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू टाइम डिपॉजिट के। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है पोस्ट ऑफिस के अंदर? जो डाकघर के अंदर अभी जो फिलहाल प्रचलन में चल रहा है, यानी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें लोग पैसा डाल रहे हैं, तो वो क्या है? आपकी सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस के अंदर आ गया। टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, ये आपको सेम बता दिया कि आपने इतने अमाउंट इतने टाइम के लिए डाल दिया बैंक के अंदर, इतने इंटरेस्ट पे, और फिर आप उस टाइम से पहले आप उसको डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो वो हो गया। ठीक है, बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई सेम हो गया। अदर डिपॉजिट्स बहुत सारी, जैसे आप सोना भी रख के आते हो उसमें बैंक के अंदर, ठीक है, डिपॉजिट करते हो, तो ये चीज़ें भी इसी के अंदर आती है। अब देखो, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कैसे होती है?
पहली व्याख्या की अगर बात करें तो मार्क चैंडलर ने करी थी। आधार क्या था? बैलेंस शीट के आधार पे करी थी। किसी भी कंपनी का लेखा जोखा होता है ये, ठीक है, आधार। आरबीआई द्वारा पहला कार्यकारी ग्रुप की बात करें तो 1961 में बनाया था एग्जीक्यूटिव ग्रुप। रिपोर्ट कब सौंपी थी उन्होंने? 1964 में। इसमें सत्रों की व्याख्या हेतु परंतु विभाजन नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखो, आरबीआई द्वारा सेकंड एग्जीक्यूटिव ग्रुप कब बना था? 1977 के अंदर बना था। और क्या था? मार्केट में मुद्रा आपूर्ति स्तर को बढ़ाना, जैसे M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया और M4 हो गया, 4 टाइप के हो गए। अगर M0 की बात करें तो ये रिजर्व मनी होती है, यानी संरक्षित धन होता है, जो करेंसी पब्लिक के पास होती है, वो हो गया। बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई, आरबीआई के अंदर जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो हो गया। और अदर जो डिपॉजिट आरबीआई के अंदर वो करते हैं वो किस में आती हैं? M0 के अंदर आती है सारी। M1 की बात करें तो M1 होता है नैरो मनी, यानी संकुचित धन होता है। इसमें करेंसी जो पब्लिक के पास है ये आ गई, ठीक है। और दूसरा अदर डिपॉजिट इन आरबीआई के अंदर हो गया। और डिमांड डिपॉजिट है कि आपकी कितनी डिमांड है और उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप बैंक में पैसा जमा करवा रहे हो, कितने टाइम के लिए करवा रहे हो, ये आपकी डिमांड डिपॉजिट होगी। तो ये तीनों मिलके क्या हो गया? नैरो मनी बनती है, यानी M1 बनता है। M2 किस किस से बनता है? M1 हो गया, M1 के अंदर जितनी भी ये सारी आ गई ये वाले। और उसके बाद सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, यानी जो सेविंग पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट खुला के उसके अंदर आपने अगर कोई पैसा जमा करवा रखा है उसको भी इसमें काउंट करते हैं, ठीक है। थर्ड देखो M3 क्या कहता है? M3 कहता है जो M1 होगी और दूसरा टाइम डिपॉजिट इन बैंक के अंदर हो गया, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? M3 बनता है। और इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी बोलते हैं। अब ये एक चीज़ ये भी देखो, M3 मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल। अगर पूछे ना कि मुद्रा आपूर्ति में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कितना किसका होता है, कि सप्लाई का सबसे ज़्यादा किसमें किसका यूज़ होता है, तो M3 का होता है। M3 में क्या क्या आता है? M1 प्लस में टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक आता है, ठीक है। M4 देखो, M4 M3 का आ गया और पोस्ट ऑफिस आ गया, यानी टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस के अंदर आ जाए कि कितने टाइम के लिए आप पैसा इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहे हो। सर्वाधिक अगर वैल्यू की बात करें तो किसकी वैल्यू है? M4 की वैल्यू है। M4 में क्या था? M4 में एक तो था आपका M3 और प्लस में था टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस ये था, ठीक है। उसके बाद M3 का आता है, फिर M2 का आता है और देन M1 का आता है। तो सर्वाधिक वैल्यू की बात करें तो M4 की वैल्यू है। सर्वाधिक तरलता की बात करें कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन सा खर्च होता है, तो M1 हमेशा सबसे ज़्यादा तेज़ी से खर्च होता है। अब क्वेश्चन देखो, बैंकों में सावधि यानी टाइम डिपॉजिट, ये क्या है? टाइम डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट, टाइम किस स्तर पर अवयव है? तो M3 पे है टाइम डिपॉजिट, ठीक है। निम्न में से किसकी मुद्रा आपूर्ति का हिस्सा नहीं है? अच्छा, सोना है, हाँ है, मुद्रा आपूर्ति का है सोना। मुद्रा मुद्रा नहीं है तो मुद्रा बैंक जमा और पोस्ट ऑफिस में क्या हो गया? सेविंग हो गया, मुद्रा का हिस्सा नहीं है। ये देखना पड़ेगा, एक सेकंड। मुद्रा आपूर्ति का अच्छा इसमें है ना, ये सोना ये नहीं है, बाकी सारे हैं। मुद्रा आपूर्ति का के मुद्रा हो गया, बैंक में जमा हो गया, पोस्ट ऑफिस में सेविंग हो गई, ये तीनों है ना मुद्रा आपूर्ति के हिस्सा हैं। लेकिन सोना मुद्रा आपूर्ति का हिस्सा नहीं है, ठीक है। सर्वाधिक तरलता की बात करें तो मुद्रा है सबसे ज़्यादा, ज़मीन कम है, क्रिप्टो कम है और सोना भी कम है। नेक्स्ट देखो, मार्क। चलो आज यहीं यहाँ तक के लिए रखते हैं, बाकी करेंगे कल, ठीक है। क्योंकि आगे आ गया इन्फ्लेशन, आ गया महंगाई यानी मंदी आ गई, और री इन्फ्लेशन आ गया, और स्टैगफ्लेशन यानी गतिहीन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।